तो कल अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या नाम है, फर्जी टॉपिक था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे खुद की वजह से भी होते हैं और इंडस्ट्री की वजह से भी होते हैं। खुद ने आपने अपने इनपुट्स को बढ़ाया तो सबको थोड़ी होगा फायदा, तुम्हें ही तो होगा सिर्फ। तो वो होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है भाई साहब, तो वो तो सबको फायदे मिलेंगे। उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अरे आई बात समझ में? फिर अच्छा, तुमने जरूरत से ज्यादा इनपुट्स को बढ़ा दिया तो तुम्हें मिलेगी डिक्रीजिंग रिटर्न, तुम्हें होगी डिसइकोनॉमी, सबको थोड़ी होगी। भाई कोई इंसान गलती कर रहा है तो जो इंसान गलती कर रहा है उसी को ही तो होगा, सबको थोड़ा होगा। तो वो जो खुद की वजह से जो अपने को नुकसान होगा उसे बोलते हैं क्या? इंटरनल डिसइकोनॉमीज। अच्छा, पूरी इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो गई, बर्स्ट कर गई, ओवर, है ना? तो फिर तो सभी को होंगे नुकसान, वो एक को नहीं होंगे, वो सभी को होंगे। वो है, देखो भाई, तो ये टॉपिक अभी खत्म करके चैप्टर खत्म हो गया। मार्केट स्टार्ट करते हैं। मार्केट में बुक में अगर अपन देखें तो 3 यूनिट्स होती है। बुक के हिसाब से देखें तो 3 यूनिट्स होती है। ठीक है, तो उसकी जो एक यूनिट है वो खत्म करके तभी आप कॉस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले करना ही मत चालू। ठीक है, तो उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट के क्वेश्चन थे कुछ, कॉस्ट के अंदर मार्केट के डाले हुए कुछ, मिक्स नेचर है ना उनका, सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा है। लो देखो, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ रहे थे, अपन ने क्या क्या पढ़ ली थी? मेरे ख्याल से इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल, वही क्या हो जाएगी, उल्टी। ठीक है, अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होते हैं सर? इकोनॉमीज मतलब फायदे, एक्सटर्नल मतलब किसकी वजह से हो रहे हैं? इंडस्ट्री की वजह से, बस। और वो फायदे से मुझे ही थोड़ी होंगे, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल दी फर्म्स, वेदर बिग वेदर स्मॉल, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबको होंगे फायदे। ऑब्वियसली बड़ी को बड़े फायदे, छोटी को छोटे फायदे होंगे, लेकिन सभी को। समझ में आया? चलो, सो क्या लिखा है मैंने? व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन इंडस्ट्री, तो ये बेनिफिट्स फिर सभी को मिलते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल दो, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स। जैसे अभी देखा होगा आपने, कोरोना के अंदर लॉकडाउन लग गया, तो अचानक से इंडिया में पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन का एक बूम आ गया। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो इट वाज अ ह्यूज ग्रोथ ऑनलाइन वाले में। भाई साहब, कोरोना में 10 घंटे पढ़ा रहा था मैं, कोरोना में 10 घंटे, एवरी बैच यूज टू हैव 150 बच्चे कोरोना में। और आज भी, कितने साल हो गए कोरोना को? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। अभी भी ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्मली इन अ वीक आई गो आउट 2-3 डेज फॉर, शाम को पट्टी वट्टी के लिए। और हर दिन ऑलमोस्ट, ट्रस्ट में आप बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन हर दिन कोई ना कोई मिल ही जाता है उस टाइम का। बोला सर, अब मैं तो शक्ल नहीं जानता क्योंकि मैं तो घर पे ऑनलाइन बैठा था, तो वो लोग मेरी शक्ल देख रहे थे, मैं 150 बच्चों की शक्ल कैसे देखूंगा? अरे मैं पढ़ाऊँ, 1 घंटे का ही टाइम होता है, पढ़ाऊँ या उनकी शक्ल देखो एक एक करके, पॉसिबल ही नहीं है। सो वो लोग तो मुझे मेरी शक्ल जानते हैं, अब लेके कहीं भी मिल जाते हैं हर दिन ऑलमोस्ट। मतलब जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, बोले सर हम आपसे पढ़े थे, अब क्या बोलते हैं, अब वो तो शक्ल जानते हैं, मैं जानता नहीं उनकी। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा, फिर मैं पूछता हूँ, मैंने कहा कब पढ़े थे? तो सर कोरोना में 2020 में। मैंने कहा हम, वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं बेटा, वो तो याद ही नहीं रहेगी शक्ल, भूल जाता हूँ ना फिर तो मैं, तो भूल क्या जाता हूँ, याद ही देखी नहीं मैंने शक्ल। तो ऐसे ऐसे होता है उस टाइम पे। तो क्या हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन की तगड़ी वाली, ऑनलाइन इंडस्ट्री तगड़ी ग्रो करी, तो फिर बेनिफिट सबको होंगे या किसी एक को? सभी को हुए। जैसे कि किसी को नहीं पता था, कि भाई मेरे को भी नहीं पता था ऑनलाइन एजुकेशन कैसे सर्व की जाती है, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ क्या? वो, जो वो क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड्स, कैमराज, और वो माइक, इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था सर। तो सर सिंपल सी बात है, जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीजें आती है मार्केट में। ट्राइपॉड पहले भी आता था, लेकिन ट्राइपॉड्स वर यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। आप बिलीव कीजिए, सिर्फ कौन यूज करता था? जो कैमरा पर्सन होते हैं वो जो प्रोफेशनल कैमराज वाले होते हैं, ट्राइपॉड उनके महंगे महंगे आते थे। लेकिन देखो आप, ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा ग्रो हुआ है, बूम आया कि आप फटा कितनी चीजें मिलने लगी और सस्ती सस्ती मिलने लग गई।
समझ लो, चीप रेट्स पे मिलने लग गई। चीप रेट्स पे कैमरा मिल रहा है, चीप रेट्स पे वेबकैम मिल रहा है, चीप रेट्स पे माइक मिल रहा है, चीप रेट्स पे मतलब इनोवेशन हो रहे हैं ना, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ग्रो हुआ, ग्रोथ आई, तगड़ी वाली बूम आया, तो फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। मैंने कम से कम भी 3 या 4 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया कोरोना में। आई स्टार्टेड विद, जब कोरोना फर्स्ट डे लॉकडाउन था, लॉकडाउन था 20 मार्च को लगा था, 1 अप्रैल को मेरा पहला बैच चालू हो गया था, है ना। अब अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट चल रही है, मैं कभी क्या कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। पहले 2-5 दिन मैंने पढ़ाया कैसे, बोर्ड लगा दिया, मतलब यही जो पीछे व्हाइट बोर्ड है, घर में लगा दिया, और कैमरा सेटअप करके एक फोन आईफोन वाला उस पे लगा दिया कैमरा पे, दूसरा फोन हाथ में, और ऐसे करके पढ़ा रहा था। 3-4 दिन पढ़ाया, फिर मैंने यूट्यूब खंगाला, मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, सम पीपल स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस की क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका अपनाया, दूसरे तरीके में फिर मैंने क्या किया, एक पुरानी बुक्स निकाली, मोटी मोटी वाली, सारी निकाल दी, टेबल पे रख दिया ना, तो टेबल पे रख के उसके अंदर वो जो स्केल नहीं होता अपना, स्केल होता है वो लंबा वाला स्टील वाला, वो उसमें फंसा दिया बुक्स के बीच में, और एक पुरान ऐसे करी, कई चीजें करी, फोन लगा दिया उसके ऊपर, और फिर नीचे मैंने व्हाइट शीट ले ली, बड़ा चार्ट पेपर, और उस पर कलरफुल पेन से वीडियो बना, कुछ ना कुछ चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, 2-3-4 तरीके अलग अलग यूज हुए, तब जाकर के फाइनली एक ऑनलाइन सेटअप मैंने क्रिएट कर लिया, एक एक करके धीरे धीरे सीख सीख के। ठीक है, मैंने कभी करा ही नहीं था, लेकिन एक ऑनलाइन सेटअप पूरा फिर मैंने जैसा प्रोफेशनल वाला होता है, फिर धीरे धीरे करके मैंने एक एक चीज जोड़ी, सारी चीजें सेट करी, सीखा, उसको आता ही नहीं था, चलाना ही नहीं आता था, तो वो सब चीजें, यही तो होता है सर। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को नहीं पता लगता, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि सर क्या हुआ था, अचानक से ऑनलाइन इंडस्ट्री में बूम आया, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, जूम आ गया, क्या क्या तगड़ा सिस्टम था, सोचो आप, जूम आ गया, न्यू टेक्निक्स आ जाती है सर, न्यू इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, बेटर मशीनरी, बेटर इक्विपमेंट, ये कौन से फायदे सिर्फ मुझे ही मिल रहे हैं, सबको, सभी को, ये सिर्फ फायदे मुझे ही थोड़ी मिले, सबको ही मिले, क्योंकि क्या हो गया था, ऑनलाइन इंडस्ट्री क्या कर रही थी, बूम कर रही थी, सिंपल है। जब कोई भी इंडस्ट्री ऐसे तगड़ी एक्सपैंड करेगी तो कुछ बेनिफिट सभी को होते हैं सर, और कौन से वाले पढ़े अभी हमने, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट सभी को होते हैं, नई रिसर्च होती है, नए इनोवेशन होते हैं, नए इक्विपमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, बेटर नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है, चीपर इनपुट्स, सिंपल है, मैंने अभी कहा ट्राईपॉड क्या हो गए, सस्ते, आप पता कर लेना, उससे पहले ट्राईपॉड कितने के आते थे, 3-3 हजार रुपए का ट्राईपॉड आता था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना, वो जो इंडस्ट्री में आया ऑनलाइन एजुकेशन बूम, आज की डेट में 100-100, 200 रुपए में भी मिल जाते हैं, खरीदने वाला हो तो सही है। सो कितना चीपर हो गए इनपुट्स, वो कैमरा का वो माइक सेटअप और वो सब महंगा होता था, वो 800, 500, 600, 1000 रुपए, 2000 रुपए में आने लग गए, ये सब चीप हुआ ना उसके बाद से। सो चीपर इनपुट्स, अच्छा सर मेरे लिए चीप हुआ क्या, अभी के लिए हुआ है, सिंपल है। ग्रोथ ऑफ एंशिलरी इंडस्ट्रीज, एंशिलरी या इसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, बीएसटी में पढ़ाते हैं 11वीं क्लास में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, जो उसे सपोर्ट करती हैं, तो वैसे ही सर एंशिलरी इंडस्ट्रीज मतलब उसके साइड वाली जो इंडस्ट्रीज होती है। अभी जब कोटा के अंदर वो आईआईटी वाली इंडस्ट्री का बूम आया था, तो साथ साथ में जो पीजी इंडस्ट्री है, पीजी समझिए, पीजी जो गर्ल्स को, पीजी गर्ल्स बॉयज को रखते हैं, जो वो पीजी वाला हॉस्टल्स वाला इंडस्ट्री ग्रो कर गया, कन्वेंस वाला ग्रो कर गया, लोग वैन खरीद खरीद के लगा रहे थे एलन वैलन में, फिर वो कैंटीन वाला टिफिन टिफिन सिस्टम वो चालू हो गया। सो एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उससे उसके साथ जुड़ी हुई भी क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। पोए वालों के मजे हो गए भाई साहब, दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि है ही उधर, खेल ही उधर चल रहा था, समझिए मेरी बात ऐसा। सो सिंपल है सर, जब कुछ इंडस्ट्री ग्रो करती है, कोई इंडस्ट्री, तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती है, तो उसका फायदा भी सबको मिलता है, सिर्फ मुझे थोड़ी मिलता है, पोए सब नहीं, थोड़े सब नहीं खाए होंगे ना, या पोए सब मैंने खाए, सब नहीं खाए होंगे पोए, सभी को वो जो क्या नाम है पीजी फैसिलिटीज है वो अच्छी मिली होंगी, अच्छी सुविधाएं मिली होगी, सही रेट्स पे मिली होगी, सभी को मिली ना, तो जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो बेनिफिट सबको होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या मतलब, सर मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने कैसे सीखा, वीडियोस देख देख करके,
तो सिंपल है सर, कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उसके जो बिग फर्म्स होती हैं जो बड़ी वाली, दे ऑल्सो शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल। वो इंटरव्यूज वगैरह में बताते हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया, और उस इंफॉर्मेशन का फायदा जो बाकी फर्म्स है वो क्या कर सकती है, उनको भी मिलता है, सीखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा सो ये चीजें होती है सर, कि भाई बड़ी जो बिग फर्म्स होती हैं, दे गिव इंटरव्यूज इन मैगजीन्स, जर्नल्स, एंड दे शेयर देयर वर्क कि यार हमने ये किया, हम इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। तो उनसे सीखने को काफी मिलता है, और सिर्फ मुझे थोड़ी मिलता है, जो जो वो मैगजीन पढ़ेगा उसे वो जानकारी मिलेगी। सही है, चलो। तो ये बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? सभी को, याद रखना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर डेवलप हो जाती है कैसे? सोचो, जब कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जैसे मान लो सीए इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, जब सीए इंडस्ट्री ग्रो करी तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास बच्चे थे, खूब बच्चे थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे उस टाइम जयपुर में, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, और सबके पास खूब खूब बच्चे, और हर इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो अब सोचो, सबके पास काम है, तो अगर वहां से कोई काम छोड़ के कहीं और जाएगा, तो सीखा सिखाया इतना काम कर रहा है, अगर जो वो सुबह से शाम तक, तो स्किल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएगा, तो जहां भी जाएगा उसको भी स्किल्ड लेबर मिला। अच्छा, वहां से जो आदमी निकाल के कहीं और जाएगा वो भी स्किल्ड है। सभी जगह एक शेयरिंग जो एक्सचेंज हो रहा है लेबर का, वो कौन सी लेबर हो गई? स्किल्ड। क्योंकि काम खूब है, काम खूब होता है तो क्या होता है, सब स्किल्ड हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो सर सिंपल सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चीपर हो जाती है। सिर्फ मेरे लिए थोड़ी होगी, सभी के लिए हो जाएगी। समझ गए? मार्केटिंग फैसिलिटीज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, और ये सारी कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट, सारी क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। अभी आप देखोगे जयपुर में भी कई एरियाज हैं जो एजुकेशन वाले हैं, वो गोपालपुरा बाईपास, और वो सुना है आपने? अरे जहाँ साइंस वगैरह के सारे इंस्टीट्यूट हैं ये जो, और वो यूपीएससी वाले, और वो जो क्या बोलते हैं, रीट वीट वाले जो भी होते हैं वो, है ना? तो वहां पे आपने देखा है, वहां पे फोटो स्टेट कितने रुपए में होती है? वहां पे सस्ती होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा वो हब है ना, एजुकेशन हब है, तो 1 रुपए में 3 फोटो स्टेट हो रही है। आप समझो, तो फोटो स्टेट वाली कॉस्ट क्या हो गई? कम। अच्छा, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या है? चीपर है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स है। समझ रहे हो? ऐसी जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो उस रोड पे मैंने देखा है, वो भी चीप है और अच्छी क्वालिटी भी है। खाया तो नहीं, लेकिन सुना देखा तो है ऑब्वियसली। समझ गए? तो समझ गए ना, ये जब क्या हो रहा है, साथ साथ में जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सब चीप हो जाती है। समझ गए? जैसे पहले मान लो अभी थोड़ा माहौल डाउन चल रहा है, तो अभी मैं ऐड दूंगा अगर, तो वो तो हाई रेट लगाएगा। लेकिन जब ग्रोथ चल रही थी, तो मैं अकेला थोड़ी दे रहा हूँ, 60-60 ऐड आ रहे हैं दैनिक भास्कर के पास, तो खूब उसके पास काम है, तो तब वो सही रेट दे भी देता है। लेकिन जब आदमी का काम ही नहीं चल रहा हो, तब वो सही रेट नहीं देता, तो हाई लगाएगा ना, उसका घर बार भी तो चलाना है। समझ गए? तो जब इंडस्ट्री बूम पे होती है तो हर आदमी एड वेड डाल रहा है, तो उसका भी मस्त चल रहा है, तो वो भी सही रेट डाल देता है। लेकिन तो ये चीज होती है, जब इंडस्ट्री बूम ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, तो वो बेनिफिट्स भी फिर सभी को मिलते हैं। क्लियर? तो ये सब फायदे किसकी वजह से हो रहे थे? आपके खुद के एफर्ट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द होल इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो सभी को फायदे हो रहे थे, आप ही को नहीं हो रहे थे, सभी को हो रहे थे। अच्छा, लेकिन अगर वही इंडस्ट्री थोड़ी जरूरत से ज्यादा क्या कर जाए, अगर जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर जाए, मैंने कहा था बलून है, जरूरत से ज्यादा हवा भर दोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो वही चीज है, अगर इंडस्ट्री में हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, तो वो क्या कर सकता है? एक्सप्लोड भी हो सकता है, और फिर नुकसान होंगे, तो फिर वो भी किसको होंगे? सभी को होंगे। सो जो नुकसान है फिर सभी को होंगे, सिंपल बात है। सो नुकसान काफी कम है, मतलब कम एज इन, क्योंकि सब उल्टा करना है बस। जब इंडस्ट्री हद से ज्यादा ग्रो करेगी तो सारी कॉस्ट उल्टी हो जाएगी, देखो आप, सारी रिवर्स कर दो। ठीक है? अगर हद से ज्यादा ग्रो कर रही है, इसका मतलब प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी प्रेशर आएगा, और फिर वो दिक्कत, नुकसान होगा, सभी को कॉस्ट हाई आएगी। ठीक है? जरूरत से ज्यादा बना रहे हैं ना, क्योंकि बनाना चाहिए, 1 लाख बना रहे हैं सब, 1.5 2 लाख, तो फिर एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा, बनाने से थोड़ी बिक जाता है। फिर ज्यादा बना रहे हो तो प्रेशर नहीं पड़ेगा आपकी कैपिटल के ऊपर, फिर नुकसान होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। अभी चीपर इनपुट से ना, जब इंडस्ट्री एक्सपैंड करी थी, लेकिन अगर हद से ज्यादा कर गई तो, हद से ज्यादा करेगी तो फिर प्रेशर पड़ता है,
फिर कुछ इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। मैंने अभी आपको बोला कि आप बना तो लोगे लेकिन बेचोगे कैसे, तो आपके लिए कुछ इनपुट्स क्या हो जाएंगे, फिर महंगे होने लग जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा। क्यों होते हैं महंगे ये भी बताता हूँ। इनपुट्स कैसे महंगे होंगे? अब तुम कर रहे हो ग्रोथ, इंडस्ट्री कर रही है ग्रोथ जरूरत से ज्यादा, लेकिन इनपुट्स की सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड। तुम डिमांड तो कर रहे हो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है, लेकिन सप्लाई तो उतनी है ना। अब बताओ, डिमांड हो रही है ज्यादा, सप्लाई उतनी है, तो क्या होगा? वो सामान फिर महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गई मेरी बात? अरे समझे या नहीं समझे? भाई जरूरत से ज्यादा, सप्लाई तो उतनी ही है ना। डिमांड इज इंक्रीजिंग टू एक्सेसिवली। हद से ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो उतनी है ना, फिर क्या होगा? महंगाई होगा ना सर फिर तो। ग्रोथ, अभी अभी यहाँ ग्रोथ हो रही थी। जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो उसके साइड में अपने बोला कि भाई ये भी ग्रोथ करती है, लेकिन हद से ज्यादा करेगी तो नुकसान होगा। वो चीज महंगी होने लग जाएंगी फिर, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स महंगे होने लग गए थे। कहां पर? आपके, अरे क्या नाम है, कोटा में। जब जब आईआईटी का बूम आया, तो भाई साहब हर आदमी खरीद खरीद के पीजी बना बना के लगाना चाह रहा था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। तो ज्यादा डिमांड करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? एक्सेसिव महंगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के दाम एक्सेसिवली महंगे हो गए उधर। समझिए? नेक्स्ट, ये तो सही। तो वो यही बोल रहा है, व्हेन एन इंडस्ट्री एक्सपैंड्स एक्सेसिवली, ऑल द अबव कॉस्ट इंक्रीजेस। सारी जितनी भी ऊपर पड़ी वो फिर क्या होने लग जाती है? गिरने की बजाय बढ़ने लग जाती है। ठीक है? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ इनपुट्स होती है, इनपुट्स की कमी पड़ने लग जाती है। सप्लाई तो उतनी है, डिमांड तुम ज्यादा ही कर रहे हो, कुछ हद से भी ज्यादा ही। समझ गए? सो इनपुट्स का प्राइस हाई हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर हाई लगेगी, मार्केटिंग कॉस्ट हाई लगेगी, क्योंकि तुम तो बना के बैठ गए। अब बना बना के बैठ गए, बनाने से थोड़ी बिक जाएगा। अब लगाओ मार्केटिंग कॉस्ट। जरूरत से ज्यादा बनाओगे तो बेचने में एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मान लो एक हलवाई है, वो रोज 50 समोसे बनाते हैं, तो 50 बनाता है, ठीक है, बिक जाते हैं। अब जरूरत से ज्यादा बना के बैठ गया, 200 नॉर्मल एवरेज, अब बेचेगा कैसे? होगी ना, लगता लग गई। अब बेचने के लिए इधर उधर हाथ पर मारेगा, सस्ता करेगा, हो गया ना नुकसान। ये हो जाता है कई बार। तो एक्सेसिवली कोई भी चीज करने पे ये सब होता ही है सर। तो एक्सेसिवली करोगे तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाई मार्केटिंग कॉस्ट सब बढ़ने लग जाता है। समझिए? सो इसकी वजह से सभी फर्म्स को क्या सफर होती है फिर? डिस इकोनॉमीज। एक को होगी या सभी को? सभी को। ठीक है? तो मैंने कल भी आपको बताया था, टॉपिक जरूरत से ज्यादा ही पढ़ा है हमने, कम नहीं पढ़ा। इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए सबके, हेडिंग्स के। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होता है, इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज क्या होता है, इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। और ये एग्जाम्पल्स अंदर रीड आउट कर लेना बस। ठीक? तो इसी के साथ ये हो गया भाई साहब खत्म। अब ये हो चुका है खत्म। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मार्केट चैप्टर। नहीं करा क्या? देखो भाई, तो एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर, स्टार्ट हो गया हमारा एक तरीके से। मान लो इसके बाद माइक्रो खत्म है, मैक्रो स्टार्ट है फिर। देखो, तो मार्केट में सबसे पहला टर्म क्या पढ़ना है? रेवेन्यू। मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर और सेलर से मिलके बनता है। दुकानदार होते हैं, कस्टमर जाते हैं, क्या करते हैं वहां पे जाके? एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज सेल, ये सब चलता रहता है। किसके बदले? पहले के टाइम पे तो पैसा था नहीं, तो बाटर होता है थोड़ा। अब मनी के बदले। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू जाती थी, पहले भी जाती थी, अभी भी जाती है। सो व्हाट इज द मार्केट? मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर come in contact with each other and exchange goods and services in return of some value. समझ में आया? चलो, अब एक वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? लोगों में मिसकंसेप्शन है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही होते हैं, जबकि गलत है।
अब जो अकाउंट्स में जो सेल्स लिखते हो ना, बाय सेल्स, वो कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है, वो प्रॉफिट होता है क्या? नहीं ना, उसमें से लास्ट में बढ़ता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो जो बाय सेल्स वाला अमाउंट होता है वो रेवेन्यू होता है। याद है? आजकल तो उसको सेल्स बोलते भी नहीं है, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद आया? सो रेवेन्यू इज बेसिकली व्हाट, आपने आपका जो भी काम है, जैसे मान लो मेरा पढ़ाने का काम है, तो जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया उससे जो मेरे पास पैसा आया उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। या मान लो मेरा काम है ये पेन बेचने का, तो साल में जो भी पेन को बेच करके, आउटपुट को बेच के, जो भी मान लो जितनी भी बनाई मैंने, सारा बेच के जो भी मुझे पैसा मिला, रिसीव हुआ पैसा जो आया, अरे समझ गए? मान लो 10 रुपए का पेन है, मैंने 2 लाख पेन बेचे, तो कितना रुपया पैसा आया होगा? 20 लाख रुपया आया होगा। तो वो 20 लाख क्या कहलाता है? रेवेन्यू। अब इसमें से मेरे क्या जाएंगे? खर्चे। फिर क्या आएगा? प्रॉफिट। आई बात समझ में? सो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ड्यू टू सेल ऑफ इट्स आउटपुट। जो भी आपने आउटपुट बेच के जो भी पैसा अमाउंट रिसीव किया, जो भी आया, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक। सो व्हाट इज रेवेन्यू? देखो भाई सब लोग, क्या होता है रेवेन्यू? द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ड्यू टू सेल ऑफ इट्स आउटपुट। कितना आउटपुट बेचा मैंने? कितनी क्वांटिटी बेची? 2 लाख यूनिट्स बेच के कितना अमाउंट रिसीव किया मैंने? 20 लाख। तो ये 20 लाख क्या होता है? रेवेन्यू होता है। कैसे निकाला ये 20 लाख? बड़ा सिंपल है। कैसे निकालते हैं 20 लाख? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस क्या थी एक पेन की? 10 रुपए। बेची कितनी? 2 लाख पेन बेचे, तो कितना कमाया? भी कितना मिला? नॉट सेइंग कितना कमाया, कितना रिसीव हुआ? 20 लाख। समझ में आया? सो ये होता है आपका रेवेन्यू। क्लियर है सबको? अब अब मान लो मैंने तुमने मेरे से पूछा, बोलो सर रेवेन्यू कितना हुआ आपका? मैंने कहा 20 लाख। तो 20 लाख नहीं, अरे टोटल नहीं पूछ रहे सर, एक पेन से कितना कमाया? एक पेन से कितना कमाया उसे क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। समझ में आया? बोलो 20 लाख तो आपने टोटल कमाया ना, हमको बताओ एक पेन से कितना कमा लेते हो? एक एक यूनिट को बेच के, तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं सर, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कोई टोटल में पूछ रहा है, कोई पर यूनिट पूछ रहा है, और मैंने कहा था वो शार्क टैंक वाले वो पर यूनिट ही पूछते हैं ज्यादातर। लोग उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं टोटल बता के, वो बाप है उनके, बोला हमको टोटल मत सिखा, ठीक है, खूब पैसे देखे हमने। उनको लगता है कि इसको बड़ा अमाउंट बोलेंगे ना कुछ, करोड़ों करोड़ों में, तो यूं हो जाएंगे। वो उससे नहीं होते, वो इसलिए पूछते हैं कि एक यूनिट से बता कि एक यूनिट को कितने में बनाता है, एक यूनिट कितने में बिकती है, कितना प्रॉफिट होता है एक यूनिट। यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको। समझ में आया? चलो, सो रेवेन्यू के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 3। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अपना पुराना चला आ रहा है वो तो। टोटल रेवेन्यू कितना है बताओ? मेरे केस में कितना टोटल कितना मिला मुझे? 20 लाख। 20 लाख है मेरा टोटल रेवेन्यू। अच्छा, एक यूनिट से कितना है बताओ? टोटल कितना मिला? 20 लाख। टोटल कितना पैसा आया? 20 लाख। लेकिन यूनिट कितनी बेची थी? 2 लाख। डिवाइड कर दो, कितना आया एक यूनिट से? 10 रुपए। सही है? अरे टोटल कमाई बाय टोटल आउटपुट। टोटल कमाई मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। सही है? अच्छा, क्लियर है सबको? पक्का? अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अब मान लो 10 11 पेन बेचे, 11 पेन बेच के मान लो मेरे को मिले 100 रुपए, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आज एक एक्स्ट्रा पेन बेचा, तो आज मेरे को मिले कितने? 1020। तो बताओ कितना एडिशनल रेवेन्यू मिला? कल 100 रुपए कमाए मिले थे, आज मिले 120। कितना एडिशनल रेवेन्यू मिला? 20 रुपीज। क्यों मिला? अरे सर, आज एक एडिशनल यूनिट बेची ना आपने, रोज 11 बेचते हो, आज एक एक्स्ट्रा बेची, तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेची लास्ट वाली, उसकी वजह से मेरे को कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ? 20। इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? इट इज द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आगे बात सुन, सिंपल है। चलो, तो कितने टाइप का होता है रेवेन्यू? 3 टाइप का। कौन कौन सा? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल मतलब आप किसी से क्या पूछ रहे हो? टोटल कितना अमाउंट मिला टोटल क्वांटिटी बेच के।
टोटल आउटपुट को सेल करके कितना टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ, आपको मिला, उसे क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? कुछ नहीं, रेवेन्यू की डेफिनेशन में दो वर्ड जोड़ दो। दिखाऊं? ये ऊपर वाली डेफिनेशन में दो वर्ड जोड़ रहा हूं बस। अमाउंट के आगे क्या लगा दिया? टोटल। आउटपुट के आगे भी क्या लगा दिया? टोटल। बनाओ डेफिनेशन। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म, इट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ड्यू टू सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। अपनी टोटल क्वांटिटी को बेच के टोटल अमाउंट आपको कितना मिला, उसे क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। ठीक। एवरेज शब्द का क्या मतलब होता है भैया? पर यूनिट, एक यूनिट का। सो इसका डेफिनेशन बनाओ। इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव। एक यूनिट से कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ? टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ था? 20 लाख। एक यूनिट से कितना रिसीव हुआ? 10 रुपए। सिंपल। सो एक और डेफिनेशन बनाओ। रेवेन्यू के आगे लगा दो एवरेज को, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, इट इज द रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट। एक यूनिट का रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड पर, अरे ये ऐसे कर दो ना, ये रेवेन्यू इधर यहां लगा दो एवरेज। अब बनाओ डेफिनेशन। ये एवरेज का क्या मतलब होता है? पर यूनिट। सो इट इज द रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट। देख लो क्या लिखा है। इट इज द रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट से कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ आपको, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। निकालते कैसे हैं? टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से। सिंपल है सर। सो सुनना, टोटल अमाउंट कितना था? 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी बेची थी? 2 लाख। कितना था बेटा? 10 रुपए। यार एक बात बताओ। हेलो हेलो हेलो, कह रही आवाज? एक बात बताओ पे गया। हेलो हेलो हेलो। इक्वालिटी। हाँ नहीं, इसको भी ये भी, इसका भी कैसे टॉपिक निकल जाएगा। संडे को रखेंगे क्लास। समझ लो, तुम्हारे ही फायदे की बात है। क्या होता है, तुम्हें किसी सब्जेक्ट में प्रेशर कम रहेगा तो बढ़िया ही है ना। ठीक। मैं तो पहली बार ही ले रहा हूँ, अब लूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ संडेज। ले, थैंक यू। हेलो। देखो, तो क्या कह रहा था मैं? एक बात बताओ, एक यूनिट से कितना रेवेन्यू मिला तुम्हें? 10 रुपए। और याद करो, एक पेन की प्राइस भी क्या थी? 10 रुपए। प्राइस कौन बोलता है उसे? कस्टमर। सेलर उसे क्या बोलते? एवरेज रेवेन्यू। बात को समझना। तुम एक आइसक्रीम खाने गए, मान लो कल रात को एक आइसक्रीम खाई तुमने, 50 रुपए की, है ना? तुम्हारा तो वो क्या है? खर्चा। एज ए कंज्यूमर इट वॉज योर एक्सपेंडिचर ना। सही है। उसका क्या है वो? रेवेन्यू है ना। तुम्हारा खर्चा ही अगले का क्या होता है? अब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो, तुम्हारा तो खर्चा है, मेरा रेवेन्यू है। ठीक है। अब मान लो सारे बच्चों से मिलके, लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे बच्चों से मिलके मेरे पास मान लो 50 बच्चे हैं ना, तो मान लो मेरे पास 5 लाख आए, ऐसे ही नंबर वाइज ले लो। अब 5 लाख आए कितने बच्चों से? 50 बच्चों से। तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे का कितना हुआ? 10,000। समझिए, 10,000 ही हुआ ना? 10,000 हुआ। लगाओ कैलकुलेटर, लगाओ लगाओ, बताओ कितना है। अब इसका मतलब एक बच्चे से मैं कितना कमा रहा हूं?
10,000, तुम्हारी फीस भी क्या थी, मान लो 10,000। समझिए। सो रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, ये एक ही बात होती है, बस प्राइस कौन बोलता है उसे, कस्टमर, और सेलर उसके लिए क्या है, वो एवरेज रेवेन्यू। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, पक्का? तो ऐसा होता है। सो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज वन एंड द सेम थिंग, इट इज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई उसे हेड बोलता है, कोई उसे टेल बोलता है, ऐसे कोई उसे प्राइस बोलता है, कोई उसे, एक ही बात है, ठीक है। और अब आपको एक चीज बताता हूं, तो ए आर एंड प्राइस इज वन एंड द सेम थिंग। अब ढंग से सुनना, एक क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो, नॉर्मली ऐसा हमेशा होता ही है, जो भी चीज वाई एक्सिस पे होती है ना, कर्व का नाम भी वही होता है। कभी नोटिस किया आपने, वाई एक्सिस पे जो भी लिखते हैं वही कर्व का नाम होता है, ऐसे ही होता है। देखो याद करो, चलो आपसे पूछता हूं, ये कौन सा कर्व था, एम यू, कौन सा कर्व था, यहां पे क्या लिखते हैं इसमें, यूनिट्स, एम यू का लिखते हैं, यही लिखते थे। अच्छा, ऐसे ही ये कौन सा कर्व था, एवरेज कॉस्ट, नीचे क्या लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं, कॉस्ट, सही है। ये कौन सा कर्व था, टीपी, नीचे क्या लिखते हैं, आउटपुट क्वांटिटी, सॉरी वेरिएबल फैक्टर, अगर शॉर्ट रन है तो। और यहाँ क्या लिखते थे, टीपी। जो चीज वाई पे लिखते हैं उसी का नाम होता है, वो कर्व उसी के नाम से जाना चाहता है। अब सुनना, ये कौन सा कर्व होता है, डिमांड कर्व। डिमांड है सप्लाई, सप्लाई में भी तो क्वांटिटी लिखते हैं, ऐसा होता है। गुड, है तो सही, मतलब कॉमन सेंस बचा है तुम्हें। चलो, डिमांड है ना। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, अब सुनना, डिमांड कर्व का एक और नाम, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस कर्व। क्या बोलते हैं उसको, डिमांड कर्व का एक और नाम बता रहा हूं आज, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस कर्व भी बोलते हैं। और प्राइस को ही अपन क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो हम डिमांड कर्व को क्या बोल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व बोल सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना, डिमांड कर्व या एआर कर्व प्लेज द रोल ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, एआर कर्व ही किसका रोल प्ले करता है, डिमांड कर्व का। अरे एक ही बात होती है, उसको वो क्या बोलेगा, एआर कर्व, तुम बोलोगे एआर कर्व, वो क्या बोलेगा। एक बात बताओ, तुमने खरीदी 10 यूनिट, उसने बेची भी तो 10 यूनिट, सही है। सोचो, तुमने ये पेन खरीदा, तुम 10 पेन खरीद के लाए, ठीक है, 10 रुपए पे। अच्छा, 5 रुपए वाले कितने पेन, 10 पेन, 5 रुपए वाले कितने पेन खरीदे तुमने, 5 रुपए वाले 10 पेन खरीदे, तो भाई उसने बेचे भी कितने हैं, 5 रुपए वाले 10 पेन बेचे ना। आगे बात सुन, तो एक ही तो बात हुई, नहीं मानते, विश्वास नहीं है। चलो, ये तुम बना रहे हो कस्टमर, अब मैं हूं सेलर। तो 5 रुपए के मैंने कितने पेन बेचे, मैंने भी तो कितने बेचे, 10। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसका भी बना देंगे, ये लो फर्स्ट पॉइंट। अब बताओ, मान लो हाई प्राइस है, हाई प्राइस है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम। अब यार मान लो पेन हो गया महंगा, पेन हो गया महंगा 10 रुपए का, 10 रुपए का हो गया तो तुमने कम खरीदे,
होता है। कस्टमर प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है। अरे प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है। प्राइस बढ़ने से तुम्हारी डिमांड कितनी हो गई? 6 ही खरीदे तुमने, ठीक है। अब जब तुमने ही 6 खरीदे तो मेरे बिके भी कितने? मेरे भी तो 6 ही बिके। तो प्राइस बढ़ने से मेरे कितने बिके? 6 ही बिके ना सर। तो भाई एक ही तो बन रहा है, एक ही तो होता है। सो डिमांड कर्व प्लेज द रोल ऑफ एयर कर्व, कह लो एयर कर्व प्लेज द रोल ऑफ डिमांड कर्व। तो याद रखना आज के बाद डिमांड कर्व और एयर कर्व क्या होते हैं? एक ही बात होती है। समझ में आया? और एक नाम और बता रहा हूं, लिख लो सब लोग नोट्स में। डिमांड कहीं भी लिख लो, डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? प्राइस कर्व, एयर कर्व, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट आज तक नहीं बताया, एंजल्स कर्व। क्या बोलते हैं? एंजल्स कर्व। हर चीज का समय होता है, सही समय पे ही बताता हूं मैं, उससे पहले नहीं। देख लो, जहां भी जगह मिले, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एंजल्स कर्व। कल क्या सैटरडे? आज 12 तारीख है, 13 है। 13 हूं। याद ही नहीं आ रहा। मेरी सगाई 8 जून को हुई थी या 14 जून को? अब देखो 8 को हुई होगी तो गई, 14 को हुई है तो बाकी है कि? लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लड़कों की कौन सी मानी जाती है? वो तो उन्हीं की मानी जाती है। एनिवर्सरी दोनों की होती है, गिफ्ट किसको मिलता है? देख लो आप, है कि नहीं भाई? हिसाब से दोनों का है ना मामला। चलो कोई नहीं। ओ भाई, सर में आ गया। क्या करें यार, रात में छुट्टी करने वाला था बस, लेकिन क्या थोड़ा लेट हो गया था तुम्हें बोलने में। तो मैंने कहा यार 7 बजे तो क्या ही बोलूं। कई बच्चे दूर से आते हैं ना। लास्ट कितना लास्ट पहले निकलते हो मॉर्निंग में भी? 6:30 कोई निकलता है क्या? 7, 7 से पहले कोई निकलता है घर से? कितने बजे? 6:50 निकल गए होंगे ना, इसलिए मैं आया फिर। नहीं तो मैं आ, कारण क्या है? मेरे को पैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन नींद भी अच्छी लगती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूं। फिर पैसों की बात मान जाता हूँ। चलो। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? वन एडिशनल, ये मार्जिनल रेवेन्यू ही तो है। आप समझो, देखो ये मेरा मेन काम यहाँ पे है ही नहीं। मेरा मेन काम कुछ और है, ठीक मतलब नहीं यही है, मतलब पढ़ाने का ये है। पढ़ाने का ये, बट ये मेरे लिए क्या है? एडिशनल रेवेन्यू। आप समझो कि मैं अगर 1 घंटा उठ रहा हूँ एक्स्ट्रा तो आई एम अर्निंग सो एंड सो एक्स अमाउंट, राइट? ठीक है, मेरे तो खर्चे, मतलब खर्चे क्या, मेरे तो इंजॉयमेंट वाला खर्चा सारा इससे हो जाता है। ठीक है, लेकिन है ना मेरे लिए एडिशनल रेवेन्यू। सो इफ आई टेक वन मोर बैच, चलो ऐसे समझ लो, जब ये एग्जांपल डाला है तो मान लो मैं 6 घंटे पढ़ाता हूँ डेली, ठीक है। सो एंड सो अमाउंट कमाता हूँ। अरे यार मजा नहीं आएगा, बताना पड़ेगा ना। नहीं, दूसरा एग्जांपल। तो रह सब सीख गया मैं बनियों के साथ रह रह के, बताऊंगा थोड़ी। दाल रोटी चल रही है बस, इतना ही बताऊंगा। तो मान लो मैंने 10 पेन बेचे, कितना? 10 बेचता हूं मैं रोज, ऑलमोस्ट 10 ही बेचता हूं। 100 रुपए मिल जाते हैं। कितने? 100 रुपए। 100 इतना मिल जाता है, लेकिन आज मैंने एक एक्स्ट्रा बेच दिया, 11 बेच दिया है ना। सो आज मेरे को मिले मान लो 109 रुपए, ठीक है। अब बताओ मेरे को कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ? 9 रुपए का आज एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला।
सही है। एक्स्ट्रा पैसे मिले मेरे को 9 रुपए, क्यों मिले सर? आज एक एक्स्ट्रा यूनिट भी तो सेल करी, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? इट इज द एडिशनल रेवेन्यू, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू विच अ फर्म रिसीव्स ड्यू टू सेल ऑफ, इसकी वजह से, ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यही लिखा हुआ। इट इज द एडिशनल रेवेन्यू, कितना मिला? 9 रुपए। क्यों मिला? इट इज रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आया समझ में? पक्का? एक और डेफिनेशन वही चेंज वाली, मार्जिनल वर्ड का मतलब। सो कितने का चेंज आया टोटल रेवेन्यू में? कितने का चेंज आया? 9 रुपए का। चेंज इन टोटल रेवेन्यू 9 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स 1। तो सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया? एक डेफिनेशन इसकी भी बना दो। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। खत्म। समझ में आया सभी को? पक्का? अब एक टेबल है। अच्छा, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं यूज, लेकिन कौन सा नहीं करना होता? नेवर यूज दिस, हमेशा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ढंग से सुनना, रहने दो यार, पूरा बता ही नहीं पाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, फिर कल फिर से करना। ठीक है, चलो। तो पूरा चैप्टर अच्छे से कॉस्ट को रिवाइज कर लो। कोई दिक्कत हो प्रोडक्शन में, कोई दिक्कत हो कॉस्ट में, कुछ प्रोडक्शन में पेंडिंग हो वो खत्म कर लो। कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप बात को समझो। अभी मेरे मैक्रो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी माइक्रो आनी चाहिए, क्योंकि वो टफ नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ भी टफ नहीं होने वाला है, लेकिन क्या है, वो हार्डवर्क मांगेगा ज्यादा। वो बड़ा है, बड़ा बहुत है वो, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है वो। ठीक है, तो वो हार्डवर्क ज्यादा मांगेगा बस। तो यार अब जब उसका टाइम आएगा तो वो करोगे या यही करते रहोगे तब भी? सो भाई जब वो आएगा तो फिर वो ही करना है। फिर आप ये उसके लिए पेंडिंग मत रखो। तो आपको मैं अभी बता देता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आने वाले 10 दिन में, ठीक है, 10 नहीं तो आप 8-9 मान लो, इसके अंदर आप जितना भी आपका माइक्रो बचा है उसको खत्म करो। कोई चैप्टर नहीं आता, कोई चीज पेंडिंग है, किसी के क्वेश्चंस पेंडिंग है, खत्म करो। मेरी बुक के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, आने चाहिए, मतलब समझ में आई मेरी बात? तो खत्म करो, कुछ भी पेंडिंग मत रखना मैक्रो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं उसमें डालूंगा फिर प्रेशर, उसमें दूंगा यार काम। फिर मैं, मेरे को पता है ना, उसमें उसमें डालूंगा, फिर मैं काम भी दूंगा आपको, लिखने का काम भी दूंगा। फिर आप पुराने वाले में अटके रहोगे तो नया कैसे पढ़ोगे? सिंपल सी बात है। तो इसलिए 10 दिन है, कुछ भी बचा हो पहले का सब खत्म करो अच्छे से। वो आना चाहिए, उसको पढ़ो, देखो कौन सा चीज आता है, कौन सा नहीं आता है, क्या पेंडिंग पड़ा है, किसके क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं, खत्म करो उसको। आ रही है बात समझ में? चलो।